जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 106 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। वन नोट कुछ मसला कर रहा है तो वैसे लेबर कॉस्टिंग के अंदर आपके 3 सॉल्यूशंस पेंडिंग थे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? 12वां, 13वां और 14वां। बाकी 11वां मैंने करवाया नहीं है। अगर मैं रिवीजन प्लान में डालूंगा तो उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात यानी अभी वो सोल्यूशंस नहीं है, 1-2 दिन में बन जाएंगे, जब क्लासेस से फ्री होते हैं फिर दे दूंगा। दूसरी बात, रिवीजन प्लान भी ज़ाहिर है क्लास ख़त्म करके ही दे दूंगा। और तीसरी बात, जो बुकलेट है वो भी अभी सॉल्यूशंस चूँकि टाइप हो रहे हैं, जितने क्लास में भी किए थे मैंने वो भी टाइप करवाने थे, तो इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट वीक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन में तो सारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल भी कर लिया। ठीक है। लेबर कॉस्टिंग का रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हमने कर लिया है और ये जो 3 सॉल्यूशंस पेंडिंग हैं ये फिर मैंने आपको अभी देने हैं। ज़रा बंद करें यार, एक पॉज करेंगे। अच्छा जी, अब हमने ऑर्डर क्या फॉलो करना है रिवीजन का। सबसे पहले अब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल रीसेंट अटेम्प्ट का करवाया, लेबर का करवाया। उसके पहले हमने क्या टॉपिक कौन सा किया था जी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो अब भी वैसे थोड़ा बहुत याद चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी ज़रा मोटी मोटी रिवीजन करते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, एक नज़र फार्मूलाज को देख लेते हैं, फिर रिसेंट टाइम में देखते हैं इसका कौन सा वाला सवाल आया हुआ है, वो भी कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे हम। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो ये 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है। ये करके फिर ब्रेक करते हैं। लैपटॉप इसमें वन नोट में कोई मसला आया हुआ है तो गुजारा करें, आज आपको सवाल इधर मैं लिख कर नहीं दे सकूंगा। ठीक है जी। रिवीजन हमने स्टार्ट की थी, कुछ कॉमन इश्यूज़ की हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा था सबसे पहली चीज़ प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना है। 3 तरीके से निकल सकते हैं। फिर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये मिलकर प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है। तो इन कॉस्ट्स के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं पॉसिबली, पूरे कॉस्ट में जो हम देखते आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है जी। अब इसके बाद ये कुछ छोटे मोटे इश्यूज डिस्कस करने के बाद हम आ गए हैं जी इधर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर हमने पढ़ा, जिसके अंदर सबसे पहला काम जो आपको सिखाया था वो स्टैंडर्ड कार्ड बनाना सिखाया था। और मैंने आपको कहा था सवाल के अंदर जैसा भी कार्ड बना हो आप अपने मतलब का कार्ड बनाएं। ठीक है। तो इफ़ प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट इज़ नॉट गिवन, फर्स्टली प्रिपेयर इट। फिर ठीक है, हम नहीं लिखते थे फार्मूलाज पहले। फार्मूलाज हम सिर्फ तब लिखते थे जब बैकवर्ड अप्रोच वाला सवाल आता था। बहरहाल, write formulas of required variances and use given data in formulas to calculate variance। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि आपको कभी कभी स्टैंडर्ड यानी पर यूनिट को टोटल में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, कभी कभी टोटल को स्टैंडर्ड यानी पर यूनिट में। ठीक है। तो स्टैंडर्ड पर यूनिट का अगर बजट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बजटेड फिगर आती है, और स्टैंडर्ड पर यूनिट को अगर एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल स्टैंडर्ड फिगर आती है, जिसको आप एब्जॉर्ब्ड भी कहा करते थे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड फिगर। ओके। उसके बाद 3 तरह के सवाल हमने इसमें देखे थे। रेकन्सिलिएशन भी आ जाया करती थी, लेकिन नॉर्मली सवाल जो है वो 3 तरह के होते थे। आपको बजटेड प्रॉफिट निकलवाया जाता था, मार्जिनल में भी, एब्जॉर्प्शन में भी। ठीक है। मार्जिनल बजटेड प्रॉफिट मार्जिनल में निकालते थे तो सारा बजटेड डेटा यूज़ करके निकाल लिया। ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट भी आप निकाल सकते थे मार्जिनल में या एब्जॉर्प्शन में, उसमें एक्चुअल डेटा यूज़ करते थे। क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे किए थे जिसके अंदर आपको बजटेड डेटा, मैंने अपना लैपटॉप मंगवाया दूसरा, इसका फ़ायदा नहीं है ना, इसमें वन नोट सिंक नहीं करेगा, वो उठाएगा नहीं क्लाउड से ना, सरदनान का डेटा उठा लेगा, मुझे तो अपना चाहिए ना डेटा। ठीक है। वो आता है तो मुझे बताना फिर। अच्छा जी। तो कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, और फिर कैलकुलेशन ऑफ गिवन वेरिएंसेस। और फिर हम वेरिएंस निकाल के
एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट को रेकंसाइल भी किया करते थे, ठीक है। वेरिएंसेस कौन कौन से थे जी? वेरिएंसेस कौन कौन से थे जी? कॉस्ट के वेरिएंस थे और सेल के वेरिएंस थे। कॉस्ट के अंदर मटेरियल, प्राइस, यूजेज, लेबर, रेट, एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंस और एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंस और फिक्स्ड ओवरहेड वाला भाई आया ही नहीं, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहा होगा घर पे। अच्छा, उसके बाद मज़ीद बरां हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स के उसको वॉल्यूम वेरिएंस को हमने तोड़ा था कैपेसिटी और एफिशिएंसी में, ठीक है। और फिर मटेरियल के यूजेज वेरिएंस को हमने तोड़ा था मिक्स और यील्ड में, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स भी थी, बहरहाल उनको भी देखते हैं। तो सेल वेरिएंस, सेल का प्राइस वेरिएंस भी और वॉल्यूम वेरिएंस भी। वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो दो डिफरेंट तरीके से निकलता था। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो आप स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन यूज़ करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती थी। तो अभी फार्मूलाज पे नज़र डलवाता हूँ, फिर सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी ऐसे रिवीजन हो जाए। हालांकि इसकी ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है, ये ताज़ा अभी आपने किया है, चीज़ें अभी ताज़ा हैं, ठीक है। ये थर्ड लास्ट बड़ा टॉपिक यही था। फिर मटेरियल का वेरिएंस, प्राइस भी और यूजेज भी। यूजेज को हमने तोड़ा था मिक्स और यील्ड में, लेकिन आपको कहा था मैंने अगर मल्टीपल मटेरियल गिवन हो और क्वेश्चन रिक्वायर करे, दोनों बातें अगर हों तो मिक्स और यील्ड निकालना। यानी मिक्स और यील्ड हम सिर्फ तब निकालते हैं जब सवाल हमसे रिक्वायर करता है, ठीक है। फिर लेबर के अंदर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था विदाउट आइडल टाइम, यानी आइडल टाइम नहीं होता था सवालों में। और अगर आइडल टाइम है तो अनप्लैंड भी हो सकता था और प्लैंड भी। अगर अनप्लैंड है तो रेट और एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं था, एक आइडल टाइम का वेरिएंस निकाला था। और अगर प्लैंड है तो फिर रेट तो सेम रहता था, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का वेरिएंस निकलता था और एक्सेसिव टाइम का वेरिएंस निकलता था। अभी फॉर्मूलाज को नजर मार लेते हैं जाके, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी था, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड का जो वेरिएंस है मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक्सपेंस का वेरिएंस निकलता था, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर एक्सपेंडिचर भी और वॉल्यूम भी, जिसको हम एफिशिएंसी और कैपेसिटी में भी तोड़ा करते थे। और ये एफिशिएंसी कैपेसिटी में तोड़ना भी सिर्फ तब होता था जब हमसे ये सवाल में रिक्वायर करता था, ठीक है। कुछ थोड़ा ज़हन में आ रहा है? सही है। तो वेरिएंसेस ये थे मैक्सिमम पॉसिबल। सेल के दो वेरिएंस, जिनमें वॉल्यूम वेरिएंस में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की वजह से फ़र्क आता था स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन का। फिर मटेरियल वेरिएंस, प्राइस और यूजेज को तोड़ते थे मिक्स और यील्ड में अगर सवाल रिक्वायर करे और एक से ज़्यादा मटेरियल गिवन हो। फिर लेबर का रेट और एफिशिएंसी विदाउट आइडल टाइम तो सिंपल था, लेकिन अगर आइडल टाइम होता था तो वो फिर प्लैंड भी हो सकता है, अनप्लैंड भी। अगर अनप्लैंड है तो ये दोनों एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस सेम रहते थे, एक नया वेरिएंस निकला था आइडल टाइम वेरिएंस। कुछ याद आ रहा है? ये प्रॉब्लम्स अलग अलग डिस्कस की थी, यहाँ सब इकट्ठा किया होगा, ठीक है। और अगर प्लैंड आइडल टाइम है मतलब स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही आइडल टाइम आ रहा होता था, तो फिर एफिशिएंसी की बजाय प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस निकलता था। रेट तो वैसे ही रहा, और फिर जितना आइडल टाइम स्टैंडर्ड बनाया था उससे ज़्यादा है तो एक्सेसिव आइडल टाइम का वेरिएंस निकल आता था, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड सिंपल था, फिक्स्ड ओवरहेड में मार्जिनल में सिर्फ एक्सपेंस का और एब्जॉर्प्शन में एक्सपेंस भी और वॉल्यूम भी। और वॉल्यूम को तोड़ना कैपेसिटी एफिशिएंसी में कब? जब सवाल ने मांगा हो। इससे बाहर कोई नहीं थी बात इस चैप्टर के अंदर। फिर किस किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या थी? तो हमने कहा था जी कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दे देता था, यानी ईपीयू को इंटीग्रेट करता था आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। तो उसमें मैंने कहा था आपने क्या करना है, आपने ईपीयू बना लेना। और जहां कहीं सवाल के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन यूज होती है, मटेरियल के वेरिएंसेस में मटेरियल के कॉलम वाला प्रोडक्शन बनेगा, वो एक्चुअल प्रोडक्शन वो नहीं जो सवाल में गिवन है, बल्कि एक्चुअल प्रोडक्शन ईपीयू वाली एक्चुअल प्रोडक्शन बन जाती थी। और कन्वर्जन के कॉलम वाले यूनिट्स जो हैं वो लेबर और ओवरहेड्स के लिए। और अगर 3 कॉलम बने हुए हैं तो फिर लेबर वाला एक्चुअल प्रोडक्शन लेबर के लिए और ओवरहेड्स वाला ओवरहेड्स के लिए हो जाता था। तो अगर ईपीयू मिक्स हो जाए, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, तो आपने ईपीयू पहले निकालना है। बाकी फार्मूला सारे के सारे वही हैं। जिन फार्मूलाज के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन यूज होती है उन फार्मूलाज के अंदर आपने बस ईपीयू वाली प्रोडक्शन ले लेनी थी। फिर बैकवर्ड अप्रोच भी एक मसला था, ठीक है जी, कि आपको वेरिएंस निकालना सिखाया, वो वेरिएंस का आंसर निकाल के दे देता था और फिर आपसे रिवर्स वर्किंग करवाता था, ठीक है। तो ये सवाल भी हमने देखे थे। इसकी तरतीब क्या थी?
हम सबसे पहले फार्मूला, यहाँ पे फार्मूलाज पहले लाजमी लिखते थे, वरना तो मैंने आपको कहा था पर्चे में फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मटीरियल प्राइस वेरिएंस आपके दिमाग में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट आपके कार्ड में से मिल गया, एक्चुअल रेट नहीं मिला, छोटी सी वर्किंग करके लिखो, और एक्चुअल जहाँ जो चीज़ नहीं मिल रही वो डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन फार्मूला अंग्रेजी में लिख के टाइम ज़ाया नहीं करते थे। लेकिन अगर बैकवर्ड अप्रोच हो यानी रिवर्स वर्किंग करनी पड़े तो फिर मजबूरी है, पहले फार्मूलाज को लिखना पड़ता था, ठीक है। तो फर्स्टली राइट ऑल द फार्मूलाज of which answer is given in question, फिर use data from question to fill the formula and calculate required figures। तो ये problems थी इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको 2 सफ़ों के ऊपर, 2 से 3 सफ़ों के ऊपर गालिबन लिख कर दिए हुए हैं causes of variances, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको जहन के अंदर रखना है। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग ने आना है। अब ये हो गई इसकी मोटी मोटी रिवीजन के जी। अगर कार्ड गिवन नहीं होगा, गिवन भी हो तो मैंने आपको कहा हुआ अपने हिसाब से बनाया कर, तो स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट सबसे पहले बनाना है, फिर आपने स्टैंडर्ड पर यूनिट को टोटल में भी कन्वर्ट करना है। अगर स्टैंडर्ड को आप बजटेड फिगर से, बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड फिगर आती है, जैसे एफओएच फिक्स्ड एफओएच के अंदर नॉर्मली होता था, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड को आप एक्चुअल से करेंगे तो वो एब्जॉर्ब वाली फिगर आती थी, ठीक है। फिर वेरिएंसेस आपके सामने हैं, इनसे बाहर वेरिएंस कोई नहीं थे। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आ सकती थी, ईपीयू बनाना पड़ सकता है हमें, या बैकवर्ड अप्रोच पे जाना पड़ सकता है। अच्छा, अब मैं ज़रा फॉर्मूला दिखाना चाहूँगा। यहाँ से क्या नज़र आना है, आ रहा है नज़र, तो चलो अच्छी बात है। अब ये सारी तस्वीर इकट्ठी देखनी है तो चलो देखेंगे, जब मैं ये फ्री होता हूँ ना तो इसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करूँगा। ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये मैंने सारे यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, तो मैं इस को अलग अलग से पीडीएफ बन जाए, अल्लाह करे बनता नहीं है अलग से। वैसे अब तो पता नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है आज वन नोट ने जो अशर किया हमारे साथ। अच्छा जी, अब बस कर दें अब फोटोग्राफी 1 मिनट के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर को ओपन करते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड इस शक्ल में बना करता था, हमारी मर्जी वाला। फिर ये वेरिएंसेस हैं, इन वेरिएंसेस में कोई वेरिएंस याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये अक्सर भूल जाता है। तो एफओएच का, फिक्स्ड एफओएच का एक्सपेंस वेरिएंस क्या है, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, ये सिंपल है। और वॉल्यूम एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है जी। उसके अलावा इन वेरिएंसेस को मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी आपको याद करने की। फिर हमने प्रॉब्लम्स की बात शुरू की थी, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो इन वेरिएंसेस में आए थे, तो हमने ये 4 प्रॉब्लम्स की बात की थी। नंबर 1, फिक्स्ड ओवरहेड का जो वॉल्यूम वेरिएंस है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड के 2 वेरिएंस हैं। फिक्स्ड ओवरहेड अंडर ओवर एब्जॉर्ब जो आता है 2 वजह से आता है, या एक्सपेंडिचर की वजह से या वॉल्यूम, या दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो सिंपल, वही टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, वॉल्यूम, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। वॉल्यूम वेरिएंस तोड़ना पड़ जाता था। अब ऊपर पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम वेरिएंस कौन सा है, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अब जब हम इसको तोड़ते थे एफिशिएंसी कैपेसिटी में, तो मैंने कहा था एफिशिएंसी लेबर की वजह से, वॉल्यूम में जो वेरिएंस आया लेबर की एफिशिएंसी की वजह से, और कैपेसिटी जो मैनेजमेंट का कमाल है। तो फिर एफिशिएंसी वाला वेरिएंस तो वही बन गया था जो सारे एफिशिएंसी वाले चल रहे थे, क्या, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर आवर, यहाँ पे आवर्स की बेस पे चलना है, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल माइनस टोटल एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेकिन यहाँ पे रेट पर यूनिट। और जो कैपेसिटी वेरिएंस था वो मैंने कहा था वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से निकालो, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स है ना, तो यहाँ पे क्या कर लो, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस बजटेड आवर्स, ठीक है जी, या नॉर्मल कैपेसिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये पहला प्रॉब्लम हमने देखा था। कुछ याद आया? अच्छा, इन्नी गल करके बाद से सवाल में कुछ निकलना नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन था वैसे भी, ठीक है, लेकिन सवाल 10 नंबर का था ना इसका, ठीक है। बहरहाल रिवीजन तो पूरी करें ना। फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आया था वो क्या था, अगर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री सवाल में आ जाए तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कब आएगी, जब परचेज बराबर नहीं है कंज्यूम्ड के। तो अगर ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाएगी तो यूजेज वेरिएंस पे तो कोई असर नहीं पड़ना। यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट, इस पे कोई असर नहीं है। प्राइस वेरिएंस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा अगर रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड पे रखते हैं, इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड पे रखते हैं या क्वेश्चन चुप है, ठीक है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल को आपने एक्चुअल कॉस्ट पे रखा हुआ है, या कह देता है वो सवाल में FIFO एफको पे रखा हुआ है,
जैसा कि हमने सीमा वाले सवाल में किया था। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय हमें एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी पड़ती है प्राइस के वेरिएंस के अंदर। इसकी लॉजिक ये मैंने आपको थोड़ी सी समझाई थी, ठीक है, कि अगर स्टैंडर्ड रेट पर है तो फिर जो यूज हुआ उसका भी वेरिएंस है, जो क्लोजिंग है उसका भी वेरिएंस है, तो इसलिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही ले लेते थे। जाग के बैठे रिवीजन हो रही है। और अगर एक्चुअल पर पड़ा हुआ है क्लोजिंग, तो फिर यूज वाले का तो वेरिएंस आ गया, लेकिन इसका तो वेरिएंस होता ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रेट पड़ी पड़ा है, एक्चुअल से एक्चुअल का कौन सा वेरिएंस। इस वजह से ये लॉजिक आपको दी थी कि आपने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले लेनी है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आई थी जी, अगर फिनिश गुड इन्वेंट्री का वेरिएंस क्या है, फिनिश गुड इन्वेंट्री का वेरिएंस कब आता है। अब यहां पर भी दो सवाल थे, ठीक है जी। एक सवाल यही वाला 6 जो हमने किया था, जिसके अंदर उसने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम सामने रखना चाहिए, ये यहां पे लिखा हुआ था, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो याद है वो लिख कर काटा था मैंने उसको, ठीक है। ये देखो सीमा वाले सवाल में ये लिख कर काटा था कि आपने इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेना है, एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं लेना। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी 1700, तो हमने 1700 इनटू यूनिट्स कर दिए थे क्लोजिंग स्टॉक के। जब ये किया था तो फिनिश गुड्स का कोई वेरिएंस नहीं आया। अच्छा, अब ये मैं तो 15-20 मिनट आधे घंटे में रिवाइज करा रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपको सारी बातें पता हैं। तो आप जब रिवीजन करोगे तो आप क्वेश्चंस करोगे जो मैंने रिवीजन प्लान में डाले होंगे, तो ये सारी चीज़ें ज़रा 5, 6, 7, 8 जितने घंटे भी लगेंगे इस टॉपिक पे आपके, वो लगा के आप रिवाइज करोगे, अच्छे से हो जाएगा रिवाइज, ठीक है। चीज़ें सारी आती हैं आपको इंशाल्लाह। और अगर अच्छा ये चूंकि क्लोजिंग को भी स्टैंडर्ड पे ले लिया है, तो फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कोई वेरिएंस नहीं आया था। लेकिन जब हम गए थे इससे अगले सवाल में, मुझे लगता है वो मैंने तस्वीर भी नहीं ली, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री 1500 थी, बस चुप कर गया। अब इसको स्टैंडर्ड पे नहीं रखा, तो फिर नॉर्मल क्या है, एक्चुअल कॉस्ट पे रखते हैं। तो जब हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स को रखा एक्चुअल कॉस्ट पे, अब दोनों प्रॉफिट्स निकालने थे, बजटेड भी और एक्चुअल भी। बजटेड प्रॉफिट स्टैंडर्ड रेट पर पड़ा हुआ है और एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल रेट पे पड़ा है, तो फिर एक और वेरिएंस निकला था जो उस दिन बैलेंसिंग निकाला था हमने, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो फिर मैंने आपको यहाँ पर आकर बताया था कि यार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये दरअसल क्या है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री का वेरिएंस कब आएगा, नहीं आएगा वेरिएंस अगर बजटेड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दोनों किस पे पड़े हैं, स्टैंडर्ड पे। सीमा वाला सवाल यहाँ पे रेफर नहीं किया हमने। यहाँ पे कौन सा सवाल है जी, यहाँ पे तो लिखेगा नहीं, ठीक है। एनीवेज ये वो क्वेश्चन नंबर 6 था। और अगर बजटेड तो होता ही स्टैंडर्ड पे है, एक्चुअल फिनिश गुड इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे आ जाए, तो एक नया वेरिएंस पैदा हुआ था जिसका नाम था फिनिश गुड इन्वेंट्री का वेरिएंस, जिसका फार्मूला था एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये 3 की तस्वीर इसलिए खींच लें कि फिर चौथा साथ मिलाया तो उसके साथ तस्वीर आनी कोई नहीं है। तो उसके बाद मैं चौथे को अलग बताता हूँ, वो हमारा लेबर वाली बात थी, ठीक है, जो लेबर का वेरिएंस हमने लेना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी प्रॉब्लम हमने देखा था वो शायद एक सवाल में आया था, वैसे आया नहीं था, और वो था आइडल टाइम अगर लेबर के वेरिएंसेस में आ जाए। आइडल टाइम ऑफ लेबर वेरिएंस कब होगा, जब एक्चुअल आर वर्क और एक्चुअल आर पेड बराबर ना हो। जब तक क्लियरली ना बताए, हमने बेलने में बाजू नहीं देना, एक्चुअल आर्स वर्कड और एक्चुअल आर पेड हमने सेम ही लेने हैं। बहरहाल अगर अनप्लैंड या अनएक्सपेक्टेड है, इसकी निशानी क्या होगी, आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन एक्चुअल में जाकर देगा, स्टैंडर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। एक्चुअल में जाकर कहेगा ओ हो जी मशीन ब्रेकडाउन हो गई, ये हो गया वो हो गया, और आर्स जो है वो इतने लग गए एक्चुअल से ज़्यादा, ठीक है। तो फिर लेबर रेट और एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं है। नया वेरिएंस क्या आएगा, आइडल टाइम वेरिएंस, जो इन्हीं दोनों का फर्क है, वर्कड और पेड का, ठीक है। तो आर्स वर्कड माइनस आर पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर आपको पहले से ही पता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि बीच में थोड़ी देर उनको फारिग बैठना ही पड़ता है, यानी प्रोडक्शन पे लेट से एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हर यूनिट पे आधा घंटा शायद दरमियान में सुखाने के लिए वो आइडल गुजरता ही है।
तो लेट्स से आपने कहा जी 2 घंटे यूनिट पर लगते हैं प्रोडक्टिव आवर्स और आधा घंटा आइडल टाइम होना चाहिए, आइडल टाइम लगता है, तो टोटल में लग गए कितने, 2.5, यानी पैसे कितने के मिले, 2.5 के उनको, और टाइम कितना लगाया, मतलब वक्त काम कितना हुआ उस पर, 2 घंटे। अब ये स्टैंडर्ड के अंदर ही आपने इनबिल्ड कर दिया इसको, आइडल टाइम को। ऐसी सूरत के अंदर रेट वेरिएंस में तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट और टोटल एक्चुअल आवर्स पेड लेते हैं। मसला कहाँ पे आएगा, एफिशिएंसी भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको एफिशिएंसी वेरिएंस होगा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, यानी प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स 2 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा साइड पे, क्योंकि वो प्लान्ड है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव टोटल स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, सही हो गया। यहाँ से आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकल आया, ये डिफरेंट हो गया। और नया वेरिएंस क्या है, एक्सेसिव कितना आइडल टाइम लगा, ठीक है। तो उसमें आपने स्टैंडर्ड आइडल टाइम, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ही है, स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आइडल टाइम, तो आइडल टाइम का वेरिएंस है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल है क्या, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आइडल आवर्स फॉर, स्टैंडर्ड आइडल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल आइडल आवर्स, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड रेट से ये आ गया फॉर्मूला। इसकी तस्वीर भी ले ले, बस कहानी खत्म हो गई। अब सवाल आपने सारे ही कर लिए थे, अब जरा रीसेंट टाइम को देखते हैं, रीसेंट टाइम में क्या सरप्राइज है। सही है, चलें। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 नंबर का सवाल है, और माजरत के साथ बैकवर्ड अप्रोच का सवाल आ गया। वेरिएंसेस गिवन है, फेवरेबल हैं 3, एडवर्स हैं 2, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट बाद में देख लेते हैं, बल्कि चलो पहले लिख देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसने क्या बोला जी, बता दें ज़रा ऐसे करके। अब ये तरतीब सवाल करने की क्या है पर्चे के अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 6, ऑटम 2025, नाम क्या है इसका, हैं, छोटा ना कोई लिखा है, एस पूरा ही दस दो, SM, मैं देख ही लेता हूँ, सैम स्टैग। अच्छा, बड़ी अंग्रेजी बोल रहे हो, सैम स्टैग बोल दो, मेरे वर्गे पेंडू भी समझ आ जाए। तो की सैम स्टैग के लिए जा रहे हो, मुझे क्या पता ये इंग्लिश का, सैम स्टैग जरा नाम से जरा याद रह जाता है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट्स ही ओपन कर रहा हूं मैं, ताकि आप यहां से देख के मुझे बता सकें। सवाल तो देख सकते हैं ना जी, ये देख, फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर SL जी। नंबर 1 बोले, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, मतलब जिसको हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि रिक्वायरमेंट है तो पूरा ये नाम लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज पर यूनिट, ये जिसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते थे, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ वो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, चलो डायरेक्ट लेबर का रेट पर आवर लिख लो, रेट पर यूनिट पर आवर, पर लेबर आवर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, जिसको हम स्टैंडर्ड आवर्स कहते थे, ठीक है क्या भाई, सवाल करना शुरू कर दो ना। उसके बाद क्या है जी, स्टैंडर्ड वेरिएबल
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की क्या कॉस्ट है, ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है जी। और फिर उसने एक वेरिएंस मांग लिया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का कौन सा वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, सवाल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये बैकवर्ड अप्रोच ही था। तो अब बस आगे वर्किंग्स ओपन करते जाते हैं, जो जहाँ से मिल जाएगा वहाँ से फिर वर्किंग को रेफर कर देंगे, ठीक है। इस सवाल करने का तरीका यही सिखाया था ना। अब जो वेरिएंसेस गिवन है उनके फॉर्मूला के साथ उनको पहले लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज यानी कि वर्किंग वन, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज क्या फॉर्मूला है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। अब ये मैंने आप यहाँ पर इसको लिख लेना है वर्किंग वन में, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूजेज है ना, मटेरियल है ना, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस total actual quantity used into standard rate is equal to आंसर। अब वो आंसर सवाल में उसने बताया कितना, 550,000 फेवरेबल, तो प्लस के साथ लिखें 5,50,000। अभी और कुछ नहीं करना, अभी बस ये लिखते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा है जी, डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस वर्किंग नंबर 2 ओपन कर ली हमने, लेबर रेट वेरिएंस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे। तो लेबर का रेट वेरिएंस बताओ जी क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड या वर्कड, पेड इज इक्वल टू, अब आंसर लिखना है, आंसर गिवन है जी 450,000 फेवरेबल पॉजिटिव के साथ, ठीक है जी। तो 450,000। नेक्स्ट कौन सा वेरिएंस गिवन है जी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यही वाला सेम। तो 3 को लाइनें काफी है मेरे ख्याल से, वर्किंग नंबर 3 यही होगा जी, स्टैंडर्ड रेट एक्सपेंस वेरिएंस है ना, बस यहाँ पे रेट डिफरेंट हो जाना है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और दूसरी बात क्या चेंज होनी है यहाँ पर, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड लेने हैं, ठीक है जी। इधर हमेशा वर्कड ही आते हैं, चाहे एफिशिएंसी निकाल रहे हो, एफिशिएंसी तो वैसे ही वर्कड आते हैं, चाहे एक्सपेंस निकाल रहे हो तो, ठीक है। क्या आंसर है, 180,000 फेवरेबल, ठीक है। कमाल बस ये होना चाहिए कि जैसे हमने सवाल किए थे वैसे ही ये सवाल होने चाहिए, वरना गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, एडवर्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है। तो वर्किंग नंबर 4 आ गई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा यूज नहीं ले सकते, यूज कब लेनी पड़ेगी, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाए ना मटेरियल की, फिर वो करना पड़ता है काम, ठीक है जी। बोलें कितना जी, 700,000 माइनस में लिख लिया हमने। और लास्ट इज डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वर्किंग 5 जी, एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। किसी ने वैसे घर पे खुद से ट्राई किया इस सवाल को, किसी ने किया था, हो गया था अपने तरीके से, या कहीं सोल्यूशन देखा था, हैं सोल्यूशन देखा था फिर, अच्छा जी, सोल्यूशन देख तो लिया करो एक दफा सही भी है कि नहीं, अच्छा देखना ही नहीं जी। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू, चलो जी
ये मुझे डेटा गिवन था। और हाँ, एक उसने अब वेरिएंस मांगा है, वो वेरिएंस जब डेटा निकल आएगा तो निकाल देंगे। उस वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड रेट चाहिए, एक्चुअल रेट चाहिए और आवर्स वर्क। द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड। इसका मतलब जो लेबर आवर वर्कड निकल आए, नहीं भी हुए तो निकल आए, तो वही ओवरहेड्स के अंदर भी यूज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब वन बाय वन हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है जी? 7500। ठीक है। अब जो सीधा सीधा आंसर निकलता नजर आ रहा है वो देखें। यहां पर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है वो ही तो नहीं पता, वही तो ढूंढनी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिसिंग है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास है 7500 यूनिट्स। ठीक है जी। और सवाल के अंदर उसने कुछ एक्चुअल डेटा दिया, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड। ये सेम कितना? 70,000 किलो परचेज्ड एंड यूज है, और ये 120 क्या है? एक्चुअल रेट है। अब 70,000 केजीज एक्चुअल में परचेज भी हुए और यूज भी हुए, तो 70,000 लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट भी ढूंढना है। ठीक है, उसने एक्चुअल रेट हमें दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेट भी ढूंढना है। तो यहाँ पे हम आ गए जी, और 550,000 हम लिख के अब बैठे। इसमें दो मिसिंग चीज़ें हैं, इससे आगे इसमें नहीं चल सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये लेबर है, लेबर का वेरिएंस है, तो लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है वो ही ढूंढना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे एक्चुअल डेटा देखते हैं, शायद एक्चुअल रेट मिल जाए। हाँ, 18,000 आवर्स। ये पेड होंगे या वर्कड होंगे? नहीं, फिलहाल तो ये पेड हैं। अगर कुछ ना बताया आगे चल के तो सवाल बाकी, फिर ये वर्कड भी हैं, तो फिलहाल तो ये पेड है। ठीक है, 18,000 घंटे काम किया, 300 रुपये पर आवर क्या है? एक्चुअल रेट। तो -300 इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। तो मेरे ख्याल में ये सॉल्व होता नजर आ रहा है। क्या ख्याल है? स्टैंडर्ड रेट कितना आ जाएगा जी? सॉल्व करके बताएं। 325 रुपये पर आवर, ₹325 पर लेबर आवर। मांगा हुआ था जी उसने। ये है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर। तो यहाँ पे हमने लिखा जी वर्किंग नंबर 2 से हमें मिला है ये ₹325। ठीक है जी, डन। पर लेबर आवर। आगे बढ़ते हैं जी, इसने तो अपना काम कर दिखाया। ये कौन सा है? ये वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड्स 80 पर आवर। ऊपर हेडिंग क्या लगी हुई है? एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल रेट गिवन है, स्टैंडर्ड नहीं गिवन यहाँ पर। चलो जो है वो तो ले लें जी। 80 इंटू, अब टोटल एक्चुअल आवर्स पेड तो 18,000 हैं। पूरे सवाल में कहीं आइडल टाइम का जिक्र है? होता तो हम फिर एडजस्ट कर लेते हैं, हम कहते जी एक्चुअल आवर्स पेड हुए हैं 18,000 और 2,000 वो कहता लेट से आइडल टाइम, तो फिर हम 16,000 ले लेते वर्कड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है। कितने जी? 18,000। और मुझे लगता है ये भी सॉल्व हो गया। अब 10 नंबर का सवाल है मुफ्त का। पता नहीं क्या करते हैं फिर बच्चे, रो क्यों रहे होते हैं पर्चे में जी। असल में एक दो सवाल पर लेबर आ रही है ना, ये भी मैंने कहा था लेबर के साथ। असल में एक दो सवाल जरूर ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान करने वाले होते हैं। अब उनसे परेशान हो जाते हैं और बाकी पर्चा नहीं करते, पता नहीं कुछ यार। मतलब 100/100 थोड़ा ही लेने हैं आप लोगों। आपके 2 से 3 सवाल अच्छे अटेम्प्ट हो जाएं, अच्छे, और वो हो जाते होते हैं। ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, FOH, ABC, ये जब आते हैं ये अच्छे अटेम्प्ट हो जाया करते हैं। ठीक है ना जी। फिर इन्वेंट्री का भी
अच्छा होना चाहिए, वैसे अब तो होना चाहिए इन्वेंट्री के। आपको मैंने जितना टाइम इन्वेंट्री पे इस दफ़ा लगाया कभी भी नहीं लगाया था, नहीं 1-2 दिन इस पे इजाफी लगा गए थे हम, खाम खा करते रहे। अभी फिर पर्चे में आता है सवाल तो छोड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि चॉइस में छोड़ देते हैं। पता है क्या करते हैं, और यार ये तो IS2 है ना, छोड़ो। पर्चे में तो फिर बैठे होते हैं मुंह उठा के, नहीं छोड़ना आपने, ठीक है ना जी। अच्छा खैर, यहाँ से 90 मिल गया। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट है, वेरिएबल। बस आपने उससे परेशान नहीं होना जो सवाल आपको नहीं आ रहा, जो सवाल आता है उससे खुश होना है। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट है और ये भी पर लेबर आवर ही होना है, ठीक है जी। वर्किंग नंबर कौन सी में आया, 3 में, ₹90, ₹90 और है ये भी पर लेबर आवर। ठीक हो गया जी। तो बहुत आसान सवाल लग रहा है मुझे, मार्कर यार को मजे के नहीं है यार आज। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद अब ये क्या बला है, ये किसका वेरिएंस था, देख लें ज़रा। ये किसका है, मटेरियल का। लेबर का भी तो हो सकता था ना, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल लिखा, तो मटेरियल का। वैसे अच्छा है, छोटी छोटी हेडिंग भी ऊपर दे लिया करो। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वर्किंग 1-4 लिख के ऊपर लिख देना चाहिए था आपको, पर्चे में लिख लेना मटेरियल, ज़रा फिर दोबारा टाइम नहीं ज़ाया होता देखते हुए, ठीक है ना। पहली बार देख कर करते हुए लिख लिया, ठीक है। ये मटेरियल का वेरिएंस है, कौन सा जी, मटेरियल का। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, वही तो ढूंढना है, ठीक है जी। और एक्चुअल रेट क्या है, हाँ ये पता है, ये सवाल ने बताया हुआ था, ठीक है जी। तो 120 कहाँ पे गिवन है, ये देखो 120 पर केजी एक्चुअल कॉस्ट, पर केजी 120 आ गई। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 70,000। ये सवाल है क्या है, माइनस, ये तो मजाक हो रहा है क्या, मुश्किल, आपको मुश्किल आएगा, चलो फिर आपकी किस्मत बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ। पिछली बार वाले ने कहा था हमें मुश्किल आएगा, ठीक है, फिर जब उनको आया तो वो मुश्किल लगा उनको, हालांकि मुश्किल था नहीं। पहले से सोच लेते हैं मुश्किल आएगा हमें। भाई ये भी तो पर्चे का सवाल है, उसी ICAP का पर्चा है, मोस्ट रीसेंट वाला। तो 2 सवाल इसमें ऐसे हैं जिनमें एक शायद ये मटेरियल वाला भी, शायद इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला भी ज़रा मुश्किल सवालों में से सवाल था जो आप लोगों ने किया है। उसके बाद शुरू वाले सवाल थोड़े से हैं, FOH का थोड़ा सा टफ था सवाल इत्तेफाक से, ठीक है। तो बाकी तो फिर अब आपकी मर्जी है, आपने करने ना पास होने की नीयत की हो तो बंदा क्या कर सकता है जी। लेकिन एक बात बता दूं, जितने बच्चे मिले पेपर के बाद थोड़े थोड़े परेशान, वही रिजल्ट पर मिले और खुश थे, और एक ही बात कर रहे थे, बस एक ही चीज़ याद थी, रुकना नहीं। समझ आए या ना आए चलते जाना है, फॉर्मेट पे चीज़ों को डालना है। और तो चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। अब आपकी मर्जी है, आपने चलने नहीं देते उधर। तो ये क्यों कह रहा है, ये तुम वकील हो इसके हैं, मतलब वो खुद बोल रहे हैं। ये कह रहा है कितना है, 110 पर केजी। तो आपकी मर्जी है, अब कुचलने वालों में से या निकलने वालों में से आप, ये अब आपने डिसाइड करना है, ठीक है। पेपर वुड बी टफ। असल में ना इस पेपर का इस पेपर की खास बात यह है कि वो स्टैंडर्ड तो है नहीं कॉस्ट के अंदर। तो सवाल पढ़ के एक बार बंदा कहता है की, फिर दूसरी बार पढ़ता है, फिर थोड़ी सी तसल्ली, तीसरी बार जाके पढ़ता है ना। तो कॉस्ट के पर्चे के लिए मेरी राय है कि 3 दफ़ा से कम सवाल पढ़ने ही नहीं है शुरू करने से पहले। टाइम ज़ाया नहीं होता, टाइम बचता है। मौक में आजमा लेना इसको। अब वैसे तो आप लोगों ने आजमाया कोई नहीं, तो अब चलो अब आजमा लेना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई, पर केजी आ गई जी। वर्किंग नंबर 4 से कितनी जी, 110 रुपीज़, 110 पर केजी, ठीक है जी। अब रह क्या गया जी, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज रह गया और स्टैंडर्ड आर्स रह गए, और वेरिएंस भी हमारे पास एक ही बचा है, हाँ 2 बचे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है, वर्किंग 1 से निकलेगी। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट क्या है,
चलो तो एक चीज़ निकल आई, उधर 2 मिसिंग थे, अब उनमें से एक निकल आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर। आ जाए जी, अभी ऐसे ही चलने देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 7500 माइनस 70,000। अब ये देखो नई चीज क्या आ गई, जो इसमें 2 मिसिंग थी उनमें से एक निकल आई, वो क्या है जी? स्टैंडर्ड रेट। कितना जी? 110। स्टैंडर्ड रेट 110 कौन सी वर्किंग से आया जी? वर्किंग नंबर 4 से। यहाँ रेफर कर दिया और आंसर इज 550,000 जी। तो अब बता दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही आप लोग बोले देते हैं। कितना जी? 10 kgs पर यूनिट, ऐसा ही है। 10 kgs पर यूनिट भी निकल आया। वर्किंग नंबर 1 से निकला, एंड में निकला कोई बात नहीं, 10 kgs पर यूनिट। तो भाई रिसेंट टाइम का आने का मकसद यही होता है, सारा सेशन छुपा के रखने का भी मकसद यही होता है कि अपनी ब्लाइंड तैयारी करें जैसे हम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने भी सुबह उठा के देखा इस सवाल को, अब मुझे तो ये याद नहीं था कि कौन सा वाला वेरिएंस आया। एकदम जब आपको बताने लगता हूँ तो फिर खोल के देख रहा हूँ कौन से वाला आया होगा। तो आप लोगों ने तैयारी उसी हिसाब से की। अब मुश्किल सवाल भी इसमें से आपने किए हुए हैं, आसान आ जाए अच्छी बात है, मुश्किल भी आ जाए तो फॉर्मूलाज ही हैं, आप इसमें आराम से पासिंग मार्क्स नहीं अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से, इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब जी इसका कुछ करें। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर, इसको खोला ही नहीं हमने अभी, यानी क्या? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू कितने जी? 7500 यूनिट्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अब टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड सेम ही है, तो यहां पे भी ले लो 18,000। स्टैंडर्ड रेट मुझे लगता तो नहीं है, हमने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? निकाल लिया है, फिर तो काम हो गया। स्टैंडर्ड रेट किधर है? ये अच्छा, ऊपर हेडिंग होती ना तो अच्छा होता, इसलिए मैंने आपको कहा, साथ ही मैंने रुजू किया है कि हेडिंग वर्किंग 1 लिख के हेडिंग लिखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ऐसे करके, ऐसे वरना मसला हो जाएगा, गलती लग सकती है, पेपर में बड़ी स्पीड चल रही होती है। तो एक वर्किंग के साथ नाम भी लिखना है, आपने नाम भी लिखना है। बैकवर्ड अप्रोच का सवाल आए तो फॉर्मूला ही लिखना है और नाम भी लिखना है, ऊपर हेडिंग देके नाम जी। स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹325। वर्किंग नंबर 2 से आया, इज इक्वल टू -975,000। और स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के बता दो, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। थोड़ी सी जगह मैंने ज़रा ऊपर रखा है, इसको मेरे ध्यान में आ गया कि एक और भी वर्किंग रहती है, वह तो उधर भी आ जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी? 2 पर यूनिट, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। ठीक है जी, हाँ जी। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। अच्छा, बैकवर्ड अप्रोच में एक सवाल में थोड़ा सा मसला आया था, मुझे याद है, और वो सवाल के अंदर हमें ये करना पड़ा था शायद, ये स्टैंडर्ड और वो पता नहीं कुछ इस तरह से दो को मिलाना पड़ा था कहीं पे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होता है ना, तो उसको बाहर स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो वो एक सवाल के अंदर थोड़ा सा ओपन करना पड़ा था उसको, वरना किसी सवाल में मसला नहीं आता। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो नॉर्मली वो सिंपल हो जाता है ज़्यादा सवाल, तो कन्वेंशनल सवाल मुश्किल होता है। देखा जाए तो कन्वेंशनल सवाल जिसमें आपको बजटेड प्रॉफिट निकलवा रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट निकलवा रहा है, वेरिएंस निकलवा रहा है, फिर उसको रेकनसाइल करवा रहा है, वो कन्वेंशनल सवाल मुश्किल होते हैं। लेकिन वो भी मुश्किल इसलिए नहीं होते अब आपके लिए कि आपने एक तरतीब पे रखा हो उसको। सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में जो मुश्किल पेश आनी है वो आनी है, उसके बाद फिर काम रवानी से चलता है। ठीक है, और 70-80% आराम से सही हो जाता है, छोटी मोटी गलती तो फिर पेपर प्रेशर में हो ही जाती है जी। कितना आ गया जी? टाइम 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। अच्छा, अब ये वर्किंग नंबर, अब वर्किंग नंबर 6 कर लेते हैं, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ निकाल लेते हैं। वर्किंग 6 सॉरी वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। मैं ये क्यों कह रहा था कि ऐसे आपको हेडिंग भी देनी चाहिए थी, अच्छा हो जाता। चले आप अब दे लीजिएगा। अब एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है जी? जी बोलिए। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू, अब स्टैंडर्ड आर उसने कहा है, इधर देखो, उसने कहा है
ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड। तो फिर दो ही स्टैंडर्ड आवर्स हैं लेबर के, तो दो ही स्टैंडर्ड आवर्स फिर बन गए वेरिएबल ओवरहेड्स के भी। तो 2 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 7500, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया, माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड पेड एक ही है, स्टैंडर्ड रेट इसका अलग है, वो अभी हमने निकाल लिया। किधर गया ये 90 क्या था जी, स्टैंडर्ड रेट। तो ऊपर हेडिंग होती तो आसानी से मिल जाता ना ये जी। वर्किंग नंबर 3 जी फरमाइए। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 2,70,000, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका वेरिएंस भी निकला है, वहीं पे निकाल लेना था वैसे, चलो खैर जी। तो ₹2,70,000 एडवर्स ऐसे लिख दें, ठीक है। जरा छाती मार लें। सवाल नंबर जी, अपने पास चेक करते जाएं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर डायरेक्ट मटेरियल पर केजी 110 है। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज पर यूनिट समेडी की 10 रुपये 10 kgs पर यूनिट, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर 325 है। स्टैंडर्ड आवर्स, उसने बस तरतीब लगाई है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ समेडी 2 ही है। फिर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 90 और 270 का एडवर्स। अब इसको देख के समझ कोई नहीं लगनी, सीधी सी बात है, इन्होंने अपनी तरतीब पे किया हुआ, इनके फॉर्मूले अपनी तरतीब पे लिखे जाते हैं, हम अपनी तरतीब पे करते हैं। तो तरतीब छोड़ें, सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, चेक करें ज़रा कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया था अभी तक। कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हमने? मेरा लैपटॉप अभी इधर रख दो, अभी चलती क्लास में तो नहीं आना बस, ठीक है। देख 4 किया, कौन सा था 4? चेक करो 12%, बहुत बुरा रिजल्ट। फिर लेबर बेहतर था, फिर अब कौन सा किया? 6 किया है, 53%, ठीक है। 7 CVP था गालिबन, 8 वो था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये देखते हैं अब 9th जो है इसका सबसे अच्छा पासिंग परसेंटेज है। हालांकि सवाल देखने पर परेशान करेगा आपको, और सवाल है भी वो वाला मामला है जब FIFO भी है प्लस दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल स्टार्ट में ऐड भी नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम मुश्किल यही चीज़ थी ना, लेकिन बच्चों ने उसके अंदर भी अच्छा स्कोर किया है। आप भी उन्हीं बच्चों में से ही होंगे, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग को हमने करना है जी रिवाइज, तो ज़रा देख लेते हैं जी प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हुआ करता था। शुक्र है मैंने ये इसके साथ लिख लिया था, ये इसके साथ लिख लिया था, शुक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब लिखा नहीं जा रहा। यार सोटी कितने, यार सोटी नहीं हैगी भाई, उन्हें कहें डंडा ला दें, क्योंकि यार सोने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग किस लिए यूज करते हैं हम? फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। चैप्टर याद हो तो पहले दिन यही बात की थी हमने, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में जो फर्क था, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस, कंप्लीटेड आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये मसाइल होते थे, ठीक है जी। ये जो EPU निकालते थे हम। कितने तरह के सवाल हैं जी? प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली, या प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। वो टाइप भी आती है, ये भी आती है। मैंने दरमियान में भी एक करवाई थी, असल में वो सीखने के ज़माने के लिए थी कि सिर्फ लॉसेज और फिर सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और फिर हम ओपनिंग क्लोजिंग में प्लस हुए थे, इकट्ठे हुए थे। पर असल में पर्चे के अंदर अब जो है वो इन दो में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो अगर इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अगर प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली आए तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला करते थे?
इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये भी ज़हन में रखना है, ठीक है, वो भी तो साथ ही है ना। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट साथ ही होता है, ठीक है, साथ ही सीखा हुआ था। और डिवाइड करेंगे इसको, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस वो वाले बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स, ठीक है। और अगर चेक कर लो वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली, तो टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ, ये प्लस डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, ये सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग की बात हो रही है। हमने जॉइंट बाय प्रोडक्ट की भी बात कर ली है। सो के नहीं आया रात को? अच्छा चलो, अच्छा नींद पूरी कर लो। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल लॉस की बात हो रही है डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। लेकिन ये स्क्रैप जो है ये नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया है, मतलब स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। इसके बारे में आपको कहा था, अगर कभी आए क्रूज वाला सवाल याद होगा आपको, डिस्पोजल नॉर्मल लॉस पर स्क्रैप आने की बजाय उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट ही आ गई थी, याद है? तो मैंने फिर आपको कहा था इसको प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे कॉस्ट में लिख लेना। तो अगर स्क्रैप वैल्यू है तो क्या करोगे, इफ एनी ऑल्सो रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, और डिस्पोजल कॉस्ट अगर हो इफ एनी तो फिर इट इज ऑल्सो रिटर्न ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग विद ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और लॉसेज आ जाता था, तो फिर दो काम थे, फाइफो और एफको, ठीक है। एफको में क्या करते थे, अब ये चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया तो वो फॉर्मूला कॉस्ट पर यूनिट का नहीं चलेगा, इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस, इनपुट वाली साइड से नहीं चलते, इनपुट माइनस लॉस करके आउटपुट नहीं निकालते, बल्कि आउटपुट क्रेडिट साइड से उठाया करते थे हम इसमें। अब क्रेडिट साइड पे तीन चीज़ें पड़ी होती थी, वैसे तो चार होती थी। नॉर्मल लॉस, चूंकि उसकी कॉस्ट हम गुड यूनिट्स को चार्ज कर देते हैं, ठीक है, इसलिए उसको नहीं हम लेते आउटपुट के अंदर, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे भी तो हम यही करते थे, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट इज आउटपुट, वो आउटपुट अब नॉर्मल लॉस हो जाए, आउटपुट वर्क इन प्रोसेस पड़ी, आउटपुट कंप्लीट हो जाए, वो फिर तीन तरह की निकलती थी। तो वैसे चार चीज़ होती थी, नॉर्मल लॉस को हटा दो तो बाकी तीन बचती थी, क्या? एक्चुअल आउटपुट, करेंगे आज इंशाल्लाह, भाई बोर्ड मिटा दें, एक्चुअल आउटपुट, तस्वीर तो एंड पे सही कर ली थी ना, एक्चुअल आउटपुट, अब नॉर्मल लॉस है तो प्लस, अब नॉर्मल गेन है तो माइनस, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब अगर हम एफको में होते थे तो एक्चुअल आउटपुट लेते थे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, या एबनॉर्मल गेन माइनस कर लेते थे। लेकिन अगर हम फाइफो में होते थे तो फिर एक्चुअल आउटपुट को तोड़ते थे अपने प्रोसेस अकाउंट में भी और यहाँ पे भी, फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, ठीक है जी। अब ओपनिंग को लेते थे हम रिमेनिंग स्टेज ऑफ, ये सारा कुछ आज रिवाइज होने जा रहा है, सवाल बड़ा कंप्रीहेंसिव सवाल है, इसी प्रोसेस कॉस्टिंग का था। तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दफ़ा आ जाना है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग उसने पूछ लिया, बड़ा कंप्रीहेंसिव पूरा सवाल, ज़बरदस्त, ठीक है। उसमें इंस्पेक्शन स्टेज भी है, काम है, छोटी है, ले आओ। हाँ भाई, क्या ख्याल है? थोड़ी बोर होगी क्लास, हमारा वन नोट के ना चलने की वजह से ना, है ना, पहले स्टार्ट में आधा घंटा ज़ाया हो गया हमारा, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा जी, अगर फाइफो है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को इस पे लेते हैं, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, और एक्चुअल आउटपुट तो 100% कंप्लीट किया और बाकी फिर सेम ही चलता है। दूसरा फर्क क्या था, एफको के अंदर ईपीयू तो निकल आया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कुछ नहीं कहना, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट लेनी है, एक्चुअल आउटपुट को 100% कंप्लीट, एबनॉर्मल लॉस को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, ईपीयू निकल आए। यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट को तोड़ लेना है, फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम करंट मंथ इन, ठीक है जी। ओपनिंग को लेना है रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, एक्चुअल आउटपुट को लेना है 100% और एबनॉर्मल लॉस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ईपीयू निकल आए दोनों जगह पे, ठीक है। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए भी डिफरेंस था थोड़ा सा, इधर नहीं देखना, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती थी, वेटेड एवरेज के अंदर हम कहते थे ब्रॉट डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रॉट डाउन कॉस्ट, डेबिट वो ब्रॉट डाउन कॉस्ट ओपनिंग के पास पड़ी होती थी, मटेरियल की अलग, और तो इसलिए एफ को लगाना हो तो मटेरियल और कन्वर्जन उसको तोड़ के देनी पड़ती है, अगर आगे भी मटेरियल और कन्वर्जन अलग अलग आ रही हो तो, या तो टोटल कॉस्ट इकट्ठी कर दे, ठीक है, तो जरूरी है उसके लिए। तो ब्रॉट डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ये वाले ईपीयू, और ब्रॉट डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट डिवाइड बाय ये वाले ईपीयू। और अगर
फाइफो मेथड होता था तो हम कहते थे बस करंट मंथ कॉस्ट लेनी है, क्योंकि जो ओपनिंग से कंप्लीट होते थे उनको तो हम रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से करते थे। आज वाला सवाल फाइफो वाला है, जिसको मुश्किल समझते हैं रिसेंट टाइम वाला, तो इसलिए वो तो ज़रा करना ही है। बहरहाल यहाँ पर क्या करते थे, करंट मंथ कॉस्ट, सिर्फ करंट कॉस्ट पर यूनिट। तो करंट मंथ कॉस्ट लेनी है डिवाइड बाय ये वाला ईपीयू, और यहाँ पर भी करंट मंथ कॉस्ट लेनी है, ब्रॉड डाउन कॉस्ट नहीं लेनी, साथ एवरेज आउट नहीं करना, ठीक है। ओपनिंग को अलग रखना है और करंट मंथ को अलग रखना है, ठीक है जी। तो वर्क इन प्रोसेस के साथ अगर लॉस भी आए और हम प्रोसेस का सवाल कर रहे हो तो ये डिस्कशन थी, बस यही नई चीज़ थी, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर देखी थी वो क्या है, जिस दफ़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अगर आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं यूजिंग प्रोसेस अकाउंट। अब इसमें सारे सवाल ही हमने कर लिए थे, तो इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। खैर, फिर जो कैलकुलेशन की है जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट की, उसको एलोकेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स या एनआरवी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन यूनिट्स की टोटल एनआरवी, प्रोडक्शन यूनिट्स की टोटल सेल रेवेन्यू, प्रोडक्शन यूनिट्स लेने हैं एलोकेशन के लिए। और फिर एलोकेशन हो गई तो फिर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन भी वो करवा लेता था, कभी मार्जिनल के तहत कभी एब्जॉर्प्शन के तहत, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग में और कुछ है नहीं, ठीक है जी। तो ये अब देखें, शायद कोई तस्वीर की कोई शक्ल बनती नज़र आ रही हो, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये स्टैंडर्ड से पहले किया था, लेकिन आपको ये उससे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ये किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हो अपने तौर पे घर पे। अच्छा, ये जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सवाल था तुमने अटैम्प्ट किया था, बिल्कुल सही था हमारा प्रोसेस वाला, चलो अच्छी बात। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में चैप्टर को देखने की इसमें ज़रूरत नहीं नज़र आ रही मुझे, फिर भी ज़रा देखता हूँ कोई शुरू वाली डिस्कशन अगर थोड़ी सी देखनी चाहें तो। कि कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो, सिमिलर प्रोडक्ट्स हों, स्टैंडर्डाइज सेलिंग प्राइस हो, प्रोडक्शन कॉस्ट हर प्रोसेस या डिपार्टमेंट की निकल रही हो, ठीक है, तो फिर प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। लेकिन अगर कस्टमर ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट फिर हर ऑर्डर की कैलकुलेट होती है, तो हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। ये वो जो आपने सबसे एंड पे किया था कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन, उसके अंदर क्या होता था, जॉब्स ही तो गिवन थी, जॉब ए, जॉब बी, जॉब 1, जॉब 2, ऐसे ही है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग था, असल में कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन भी वहीं पे सीखा जाता है और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी। किताब के अंदर चैप्टर है ना, एन होवे गिनती करने लगो किधर गया, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन इकट्ठा ही तो किया हमने, जॉब ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। पिछले 8-10 अटैम्प्ट के अंदर एक ही बार वो आया है, पर इस दफ़ा भी तो आ सकता है, ठीक है, अपनी उसकी वेटेज तो है ही, सरप्राइज़ मिल सकता है, लेकिन आप सरप्राइज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह, ओके, सही है। अच्छा जी, उसके बाद ये डिस्कशन हमने की थी कि नॉर्मल लॉस को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना होता है, अब नॉर्मल लॉस को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना होता। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी गुड यूनिट्स को चार्ज हो जाती है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस की अपनी कॉस्ट होती है, वही कॉस्ट जो एक गुड यूनिट की कॉस्ट है वही कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट है, ठीक है, अनलेस कि उस पर कन्वर्जन कम लगी हो, जैसे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ जाती थी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ से डिस्कस होने वाली हो, ये अकाउंट्स अच्छा है बना लेना दोबारा, जैसे सवाल करवाए थे ना उसी तरह से। हाँ, नॉर्मल लॉस अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ना गिवन हो, इस सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी गिवन है जो करने लगे हैं, यानी सब कुछ ही था सवाल के अंदर। नॉर्मल लॉस में अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ना गिवन हो तो इनपुट यूनिट्स पर नॉर्मल लॉस परसेंटेज लगा दें, आउटपुट के साथ भी जोड़ सकता है वो, खामोश हो तो हम नॉर्मली इनपुट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन हो, मसलन यूँ लिखा हो लॉसेज आर आइडेंटिफाइड व्हेन यूनिट्स आर 70% कंप्लीट, तो फिर नॉर्मल लॉस निकालेंगे आप यूनिट्स, इंस्पेक्टेड यूनिट्स इनटू लॉस परसेंटेज करके, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमने ये गपशप लगाने के बाद, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला वज़ा किया था, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकलते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट यूनिट्स लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग क्लोजिंग को सिर्फ तब इस इक्वेशन में लिखना है अगर उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। तो अगर ओपनिंग की स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कम है तो इंक्लूड कर लें इधर,
क्लोजिंग की कम है तो भी इंक्लूड कर लें इधर। इंक्लूड करने का मतलब क्या है, वो इन यूनिट्स में से निकल जाएगा। तो ये तो लॉजिक थी, लेकिन याद पर्चे में रखने के लिए इतनी सी बात, क्या ये अहम बात है, याद रखने के लिए पर्चे में इतनी सी बात, ओपनिंग और क्लोजिंग को सिर्फ तब लेते हैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स में जब उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम। ठीक है जी। फिर थोड़ी सी डिस्कशन ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं गिवन तो नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट का मतलब इनपुट ही है और आउटपुट का मतलब आउटपुट ही है, सही है ना। लेकिन अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन हो तो फिर नॉर्मल लॉस इज 30% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। ठीक है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स। नॉर्मल लॉस इज 30% ऑफ इनपुट यूनिट्स का भी मतलब ज्यादा भाई इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही है। और नॉर्मल लॉस का अगर वो कह दे 5% ऑफ आउटपुट यूनिट्स है तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स को हमने नहीं निकालना, नॉर्मल लॉस को आउटपुट पे लगाना है। ये वो क्वेश्चन 8 था जो इसको समझाने से पहले हमने कर लिया था। हालांकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन उसमें भी गिवन थी, 100% भी तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही होती है। 100%, 0%, कोई भी परसेंट कहता है इंस्पेक्शन होती है तो वो इंस्पेक्शन स्टेज है। वो 0 हो, वो 70 हो, वो 80 हो, वो 100 हो, इंस्पेक्शन स्टेज इज इंस्पेक्शन स्टेज। तो इस सवाल में इसलिए नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाले थे क्योंकि उसने कहा था नॉर्मल लॉसेस इतने % ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब आज वाले सवाल के अंदर एक मसला क्या आना है, ये जरा आगे भी देख लो, कुछ रहता तो नहीं। हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कढ़ाई, फ्रिज, ये सब रिवाइज करा रहा हूँ, कढ़ाई फ्रिज भी रिवाइज कराया है। बस मेरे ख्याल में और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जॉइंट कॉस्ट के अंदर ये प्रोसेस से भी अच्छा था क्योंकि ये बाद में किया। बहरहाल प्रोसेस ही चल रहा था ना। ठीक है, आपने प्रोसेस अकाउंट से जॉइंट कॉस्ट निकालनी होती है और फिर उसको एलोकेट करना होता है किसी एक बेस के ऊपर। इसमें मसला सिर्फ ये आता था कि अगले प्रोसेस की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें चाहिए होती थी एनआरवी के लिए, वो निकालने में मसला होता था, डेड लॉक हो जाता था। बस इतनी सी बात थी इन सवालों के अंदर। ठीक है जी। नॉर्मल लॉस, ये जो बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग है वो 100% सेम हम रखते हैं एज नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग। जैसे नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग की है बिल्कुल वैसी बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग हम करते आए हैं। ठीक है ना, ठीक है। और वो सवाल में नॉर्मली ये बात बता भी दिया करता है। अच्छा जी, अब आज वाले सवाल में एक मसला ये भी था कि सवाल में उसने इनपुट यूनिट्स नहीं दिए हुए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती निकाल लेंगे इनपुट यूनिट्स, कोई बात नहीं। फिलहाल तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। चलें जी। कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सिर्फ फिनिश गुड्स। ठीक है, अब ईपीयू निकालने हैं वो तो ज़रूरी हैं और कॉस्ट ऑफ सिर्फ फिनिश गुड्स निकालनी है। ठीक है, दिल तो बड़ा कर रहा है कि प्रोसेस अकाउंट बनाऊं, लेकिन नहीं बनाऊंगा। क्वांटिटी लेजर तो बनाएंगे ही, पर वो जैसे होता है ना वो ओपनिंग कॉस्ट, वो फिर चलो यहाँ बना दूंगा, अगर समझ नहीं आएगी तो यहाँ तो बन ही नहीं सकता। चलो, बहरहाल जैसे सवाल में सिखाया रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी स्केड्यूल की बजाय लेजर बनाएंगे और उससे ईपीयू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालते हुए शायद आपको वो ना होने की वजह से प्रोसेस अकाउंट थोड़ा सा टफ लगेगा, तो फिर वहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में रुपीज़ थोड़ा सा लिख के बता दूंगा। ठीक है, अब साफ साफ सवाल है, आज तो लिखी कुछ नहीं सक रहे। कैलकुलेट ईपीयू और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग अगस्त, जो प्रोड्यूस हुई हैं ड्यूरिंग अगस्त। शुजात Enterprises Limited manufactures a single product that undergoes processing in 2 departments. The data pertaining to अगस्त 2025 is as follows. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट गिवन है, मटेरियल की अलग है, कन्वर्जन की अलग है। ठीक है, डिपार्टमेंट बी भी मटेरियल की अलग है, कन्वर्जन की अलग है, ओपनिंग की भी और ड्यूरिंग द मंथ जो इनकर हुई कॉस्ट उसकी भी। ठीक हो गया, ओपनिंग मतलब जो कॉस्ट पिछले महीने के एंड पर पड़ी लग चुकी थी वो ओपनिंग आ गई और इस महीने की कॉस्ट भी आगे आ रही है। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसने अलग से दिया हुआ। ठीक है, अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट है, इनपुट नहीं है। ठीक है, आउटपुट की मैंने। फिर यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन, लिखो साथ इसके, लिखो, मैं तो आज लिख नहीं पा रहा, लिखो इसके साथ, एक्चुअल लॉस है। अब हमने कहा था एबनॉर्मल लॉस या गेन जो होता है वो एक्चुअल लॉस में छुपा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस निकालेंगे, अगर वो एबनॉर्मल से ज़्यादा आ गया
ये एक्चुअल से ज़्यादा आया है नॉर्मल लॉस, इसका मतलब नॉर्मल लॉस ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो इसका मतलब गेन आ गया। और अगर नॉर्मल लॉस जो है वो मिसाल के तौर पे आ जाता है यहाँ, चलो छोड़ो, नॉर्मल लॉस से अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम आया है तो फिर तो ये गेन है, और अगर ज़्यादा आ गया तो ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। सवाल में निकल आएगा हमारा बैलेंसिंग, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग और आउटपुट और एक्चुअल लॉस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस गिवन है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है इनकी। SCL uses FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब जब FIFO आ गया ना तो ये ऊपर वाले की ज़रूरत इस तरह से रही नहीं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है ये कॉस्ट और कन्वर्जन और मटेरियल की कॉस्ट अलग अलग हमें ज़रूरत नहीं थी, चलो दी हुई है ठीक है, अब अल्लाह की मर्जी, ज़रूरत नहीं थी, ओके, क्योंकि हमने ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट अब नहीं करना, हमें सिर्फ करंट मंथ कॉस्ट चाहिए, ये नीचे वाली मटेरियल के लिए भी और कन्वर्जन के लिए भी, ठीक है, सही है। अच्छा चलें, बहरहाल अगर ना समझ आएगी तो फिर कार्ड बना लें, वो पूरा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट बना लेंगे। उसके बाद कहता है rejected units of A and B are sold at a price which is barely enough to cover the cost of transportation to the vendor। इसका मतलब क्या है, स्क्रैप वैल्यू नील कर दो। इसका मतलब क्या है, स्क्रैप वैल्यू नील है, क्यों, कितने का बिकता है जी एक डैमेज यूनिट, कितने का बिकता है एक डैमेज यूनिट, जितनी उसको पहुंचाने की कॉस्ट पड़ती है, तो इसका मतलब जो पैसे मिलने हैं वही किराए में लग जाने हैं, तो इसका मतलब कोई स्क्रैप वैल्यू, तरीके से उसने ये बताया कि स्क्रैप वैल्यू नील ले लेना, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट ए इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट ए स्टार्ट में लगता है, वेयर एज रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट बी इज एडेड। सबसे मुश्किल केस यही था ना, when processing on units received from department A is 40% complete। मतलब डिपार्टमेंट ए वाला मटेरियल तो पहले दिन से ही शुरू होगा, उसी भी प्रोसेस शुरू होगा ना, जब वो 40% कंप्लीट होगा तो फिर मसाला जात ऐड होंगे। मसाला जात ही थे क्योंकि यूनिट्स इस मटेरियल के ऐड होने से यूनिट्स नहीं ऐड हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ ये कंप्लीट और आउट हुआ, फिर यहाँ पर भी आउट हुआ, कोई मजीद इन अलग से बताया नहीं है कि डिपार्टमेंट बी के अंदर कोई अलग से भी इन हो रहे हैं यूनिट, वो नहीं बताया उसने, ठीक है, ओके। अब अगली बात, इंस्पेक्शन भी है, इसको ऐसे मैं पता है ना ऐसे एनसर्कल करता था लाल मार्कर से और लिखा करता था SOI परसेंटेज, तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझो मैंने ये लाल कर दिया इसको, ठीक है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज भी गिवन है। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है तो हम इनपुट ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालेंगे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स की बेस पे, और वो निकालते हैं हम ओपनिंग प्लस इनपुट लेस क्लोजिंग। अब ओपनिंग को लेना है जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से कम हो, कम है ले लें उस फार्मूला में, क्लोजिंग को तब लेना है जब ये भी कम हो, ले लें क्योंकि ये कम नहीं है। अब ओपनिंग 800 प्लस इनपुट नहीं था, बैलेंसिंग इसलिए निकल सकता कि बैलेंसिंग अब नॉर्मल निकलना था, ठीक है, नॉर्मल निकलना था तो अब नॉर्मल निकलना था, ठीक है। अब इसमें फिर अब यहाँ मैं लिख नहीं सकता, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा काम क्या कर सकते हैं आप मुझे ये बताएं 12,000 आउटपुट हुए हैं नहीं हुए हैं, हुए हैं। उसके बाद कितने लॉस हुए हैं, मतलब रिजेक्ट कितने हुए हैं 600, तो ये भी साइड पे लग गए, कितने हो गए 12,600। अभी जिसको आपने ओपनिंग को लेना है या नहीं लेना, मतलब 12,000 जमा 600 जमा 400 कितना बना जरा बताओ, 12,000 जमा 600 जमा 400 माइनस 800। मैंने इनपुट यूनिट्स निकाले, नहीं समझ आई, चेक करो, 12,000 आउटपुट हुए, 600 भी वो डस्टबिन में आउटपुट हुए, पर आउटपुट तो हैं ना, ठहर जा एक मिनट, ठीक है। तो 12, 6 और 4 ये सारे के सारे आपकी क्रेडिट साइड पे पड़े हैं, इनमें ये भी तो शामिल हैं। तो ओपनिंग 800 थे, कितने मजीद इनपुट हुए कि ये खाता इधर नजर आ रहा है कि 12 पूरे कंप्लीट निकल गए, 600 तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो मैं यूँ समझाता हूँ, खैर ठीक है। मैं सिर्फ यूनिट्स अगर लिखूँ तो, मैं इनपुट यूनिट्स अगर निकालना चाहूँ तो
इनपुट यूनिट्स निकाल रहा हूँ। कैसे? मैंने कहा जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है 800, इनपुट कितना है नहीं पता, फिर नॉर्मल लॉस कितना है नहीं पता, अब नॉर्मल लॉस या गेन मुझे नहीं पता, हाँ एक्चुअल लॉस उसने बताया है, ठीक है। एक्चुअल लॉस कितना है 600, एक्चुअल आउटपुट कितना है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है। अब मुझे बताओ ना कितना इनपुट किया होगा कि ये सारा खाता ठीक है, ये लॉस हो गए, ये क्लोजिंग अभी वर्क इन प्रोसेस है, ये सॉरी लॉस हो गए, ये वर्क इन प्रोसेस है, ये एक्चुअल आउटपुट है, लेकिन इनपुट कितने किए थे यहां से निकल नहीं रहे। तो मैंने सिर्फ यही आपको जरा डायरेक्ट बोल दिया था। बैलेंसिंग कितना निकाला था आपने अभी 12,000, तो मैंने सिर्फ यूँ बोला था कि 12,000 जमा 600 जमा 400 माइनस 800 करोगे तो बस इस सवाल में इतनी सी बात थी जो आपके लिए नई थी, कह सकते हैं जो आपके लिए नई थी, ठीक है। उसके अलावा पूरे सवाल में कोई नई बात, तो छोटी मोटी बात आती रहती है, फिर ठीक है, इससे क्या हो जाता है, फिर कोई मसला नहीं। कैरी फॉरवर्ड तो होते नहीं है, किसी ने कुछ भी लिख दिया होगा अज्यूम करके तब भी आगे चलता गया होगा, ठीक है। अच्छा, क्लास कितने बजे शुरू होनी है आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की? नहीं हमारी नहीं, उनकी 10:40 पे। आज थोड़ा सा मिस हैप भी हो गया हमारे साथ। बहरहाल मैं इस पर भी वर्किंग करता हूँ बैठ के, तो ये सवाल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 10-1 मिनट की ब्रेक करेंगे। 10-1 मिनट में मैं ज़रा ट्राई करता हूँ, शायद ये भी चल जाए। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ये सवाल करते हैं। और मेरा दिल है ये सवाल तो अब जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, FOH का सवाल या मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल। किए अटैम्प्ट किसी ने? दोनों किए हैं। कौन सा मुश्किल लगा है? नहीं किया? आसान लगा है मुश्किल लगा है? अच्छा चलो ठीक है, चलें जी फिर पार्ट 1 को क्लोज करें।